नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। समझिए ये बात आज हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा और इसी के साथ साथ उन्होंने कई ट्वीट भी किए। और ये ट्वीट किस बात को लेकर के किए? दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे और करीब करीब 35 मिनट के आसपास ये मुलाकात हुई। लेकिन इसी मुलाकात को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। तो एक मुलाकात जो हुई है और ये इतनी नागवार गुजरी बीएसपी सुप्रीमो को, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि मुलाकात को लेकर के क्या संदेशा गया है। जिस तरीके से मायावती ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ इसी के साथ कई सारे सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि जब एक तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और दूसरी तरफ विपक्षी आपस में ही एक दूसरे के साथ सरफुटब्बल कर रहे हैं। तो 2024 को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है। क्या 2024 में सपा बसपा आमने सामने होंगे? सवाल यह, क्या सपा बसपा में कोई समझौता होगा? क्या सपा बसपा में पड़ी फूट अब आगे भी रहेगी और सपा बसपा में समझौते की क्या कोई गुंजाइश है या सारी गुंजाइश खत्म हो गई है? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे आज आए हुए मेहमानों से। तो अखिलेश पर मायावती का अटैक। तो ट्वीट करके माया ने कई सवाल खड़े किए। जेल में रमाकांत यादव से मिले थे अखिलेश और आजमगढ़ जेल जाकर की थी मुलाकात और आजमगढ़ जेल जाकर के बाद रमाकांत यादव से मुलाकात पर सवाल उठा। तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ आसिफ रिजवी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आसिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ राजकुमार भाटी जी हैं, सपा प्रवक्ता। राजकुमार भाटी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और डीआर साहू जी हैं, आज की इस डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डीआर साहू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और विद्या गौतम जी हैं, नेता बसपा। विद्या गौतम जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहला सवाल बीएसपी की नेता विद्या गौतम जी से, क्योंकि मायावती ने ट्वीट किया, तंज कसा अखिलेश यादव को, इसीलिए मेरा सवाल पहले विद्या जी से। विद्या जी, एक मुलाकात करना, अपने विधायक से ही तो मुलाकात की थी, मायावती को इतना नागवार गुजरा कि ट्वीट पे ट्वीट, कोई अपने विधायक से भी नहीं मिलने जा सकता क्या? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एक विधायक, अपने ही विधायक से मुलाकात, यहाँ पे अखिलेश यादव एक अपने विधायक या अपने परिवार से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो मिलने जा रहे हैं रमाकांत यादव जी से और वो भी जेल में जा रहे हैं मिलने। तो सवाल इस बात का होता है कि बहन जी का जो ट्वीट आया है कि भाई आखिर रमाकांत यादव जी से ही मिलने क्यों? इसके पहले भी बहुत मुस्लिम नेता रहे हैं जो जेल में रहे, उनसे मिलने की जाने की क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसे कहा है कि हम मुस्लिम हितों को लेकर के लगातार कार्य करते रहे, मुस्लिम हितैषी बनने का हमेशा से उनका एक पैमाना रहा है। लेकिन आज जब जेल में पीछे आजम खान और तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर्स रहे, तब तो अखिलेश जी जेल नहीं गए मिलने के लिए या किसी को समय नहीं दिया। आखिर रमाकांत यादव जी के पास में समय क्यों? इसका मतलब समाजवादी होने का ढोंग रचती है पूरी तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले दिनों आजम खान ने अपना दर्द जो झलका था, उनका साफ तौर पर छलक के आया था कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं आए, अब उन्हीं जख्मों को लेकर के एक बार फिर कहीं ने एक सॉफ्ट कॉर्नर खेल रही है बीएसपी? बीएसपी सॉफ्ट कॉर्नर खेल रही है, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन सवाल इस बात का वाजिब सवाल है क्योंकि सामने दिख रहा है कि आजम खान के ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतनी समस्याएं रही, और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर सपा में रहे जो काफी बीच में परेशान रहे, लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव ने उनसे कोई ममतत्व तो नहीं दिखाया, कहीं हमदर्दी नहीं दिखाई। आखिर आज वहां पे जाकर के मिल रहे हैं तो इससे क्या कहा जाए कि समाजवादी पार्टी समाजवादी के लिए नहीं। हमदर्दी के साथ क्या कुछ वजह हो सकती? इस सवाल का भी मैं जवाब लूंगा। तब तक विद्या जी आप सोच के आइएगा और मैं समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं।
राजकुमार भाटी जी, एक विधायक से मिलना और एक दूसरी पार्टी के नेता का, अध्यक्षा का इस तरीके से विरोध, जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए बहन जी, आजकल बिल्कुल फ्री हैं, राजनीति में खाली हैं, पार्टी का काम धाम कुछ चल नहीं रहा और कोई राजनीतिक कार्य करती नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, बेहद भयभीत हैं, डरी हुई हैं। तो केवल सरकार की कृपा पाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए विपक्ष के नेताओं पर निशाने साधती रहती हैं। आप उनके ट्वीट चेक करेंगे तो लगातार या तो समाजवाद, ज्यादातर तो समाजवादी पार्टी पे ही उनका निशाना होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का काम कर रही है, विपक्ष की भूमिका में है। तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती रहेंगी, थोड़ा समय बचेगा तो कांग्रेस पर निशाना साधेंगी और दूसरी पार्टियों, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों पर निशाना साधेंगी। अब ये तो उनका उद्देश्य और उनका लक्ष्य और उनकी जो मंशा है, उसे साधारण व्यक्ति भी समझता है कि वो अपनी मर्जी से ट्वीट नहीं कर रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से कोई टूल किट दी जा रही है, वो किसी के अच्छा ठीक है, चलिए विद्या जी से पूछ लेते हैं कि अपनी मर्जी से नहीं, कोई टूल किट यानी कि कोई बूस्टअप कर रहा है, तो पीछे विद्या जी बैठी, विद्या जी सवाल का जवाब देंगी जल्दी से जी। मैं भाटी साहब को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और भाटी साहब ने जैसे कहा कि बहन जी के पास कोई काम नहीं, तो मैं बता देना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से कि पार्टी लगातार 2024 की तैयारी में लगी है। अगर बहन जी ने इस सवाल उठाया है, सवाल यदि उठाया है तो बहुत वाजिब सवाल उठाया कि आखिर आजम खान से आप मिलने क्यों नहीं गए, और आखिर यादव जी से मिलने गए हैं और 35 मिनट की बाकायदा मुलाकात हो रही है। आप समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती कि मैं मुस्लिम हितैषी हूं, तो जब मुस्लिमों के नेताओं के ऊपर, उनके विधायकों के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर जब मुसीबत पड़ती है, तब आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते? तो ये वाजिब सवाल है, क्योंकि ये घर का सवाल नहीं, व्यक्ति का सवाल नहीं, दोनों एक राष्ट्रीय चेहरा है और दोनों का ही सवाल वाजिब है कि अखिलेश जी आखिर जेल में मिलने कैसे गए। लेकिन एक बात है, अब विद्या जी के सवाल में ही एक सवाल छुपा था और मुझे डिबेट के लिए लाइन मिल गई, बार बार मुस्लिम हितैषी, बार बार मुस्लिम हितैषी। अब समझ में आ गया कि 2024 के लिए बीएसपी को कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखना है। मैं इस पर भी जरा आपसे टिप्पणी चाहूंगा। मैं आऊंगा, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के पास आएंगे हम एक बार फिर से। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी हैं। आसिफ जी, मुस्लिम हितैषी एक बार बात आ रही है, अब मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मुस्लिम प्रेम जाग उठा बीएसपी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को और समाज को केवल भारतीयों के रूप में देखा है। हम देश के किसी भी व्यक्ति के अंदर केवल भारतीय देखते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आदरणीय अभी बसपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि आजम खान साहब से अखिलेश यादव जी मिलने के लिए नहीं गए। मुझे लगता है कि उनको नॉलेज में नहीं है। जब आजम खान साहब गिरफ्तार हुए थे तब भी अखिलेश यादव जी मिलने के लिए जेल गए थे। बात ये नहीं है कि वो जेल मिलने के लिए अखिलेश यादव से जा रहे हैं या जेल मिलने के लिए जो है आजम खान से जा रहे हैं। बाल ये है जिससे देश की एकता और अखंडता टूट रही है, उन मुद्दों पे अखिलेश यादव बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, मायावती बोल रही है या नहीं बोल रही है। गुजरात सरकार ने एक बेशर्मी वाला फैसला लिया, विश्व में पूरे देश का जो है उससे देश के न्याय व्यवस्था का मजाक बना। बिल्किस बानो जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उस बलात्कारियों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ना मायावती जी के मुंह से एक अल्फाज निकला, ना अखिलेश यादव जी के मुंह से अल्फाज निकला। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या उसके छोटे से 3 साल के बच्चे की हत्या करने वाले को छोड़ देना देश का न्याय है? क्या अब एक बलात्कारी को हम किसी धार्मिक रूप में देखेंगे? क्या हम ये शिक्षा देंगे अपने बेटे को कि जाओ बलात्कार करो, बाद में सरकार हमारी आ जाएगी तो हम छोड़ देंगे? इन मुद्दों के ऊपर समाजवादी पार्टी और बीएसपी चुप थी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है ईडी और सीबीआई के डर से कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले। क्योंकि जहां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, ईडी और सीबीआई सरकार के दो ऐसे चमचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कैदी कार्यकर्ता हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता सीबीआई और ईडी हर जगह पहुंच जाते हैं। जी चलिए ये चर्चे, लेकिन फिलहाल विपक्षियों के लिए डर भी बना हुआ है, इनसे डर भी है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी वर्जन लूंगा। विद्या जी आपके पास भी आऊंगा। जी गलत होगा तो उसका विरोध करेंगे। जी मैं एक बार अब बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, देखिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है पूरा आत्मविश्वास से लबरेज है जवाब देने के लिए। मैंने इसीलिए विपक्षियों से पहले एक सवाल का जवाब दे दिया। पहली मतलब एक बलात्कार जैसे इशू पे बात हो रही है और मुस्कुरा रहे हैं।
जी, उन्होंने सीबीआई को लेकर के वो मुस्कुराए हैं। आपने उनकी मुस्कुराहट देखी नहीं होगी। खैर आप उनसे जब पूछेगा, जब मैं आपको मौका दूं तो ठीक है। आप समझ गए आलोक जी? जी, वो जब मैंने मैं इसलिए समझा कि जब मैंने सीबीआई के डर को लेकर के बात की कि डराने के लिए विपक्षियों ने काफी, इस सवाल पर वो मुस्कुराए थे, मैंने इसलिए उनसे मुस्कुराया। समझिए, विपक्षी की भूमिका हर समय मत अदा करिए और सब पे सवाल मत उठाइए। जी चलिए, अवनीश त्यागी जी, मैं आपके पास आया हूं और राजनीतिक दलों को लेकर के आप लोगों पर भी, बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं पूरी तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर के, और इससे पहले भी। और देखिए, लगातार ईडी और सीबीआई का लगातार ये डर तो बोल ही रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं। देखिए आलोक जी, ईडी और सीबीआई का डर उनको है जिनके अंदर कोई चोर छुपा है, जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन लोगों को डर है। जो ईमानदार हैं, जो पाक साफ हैं, जिनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो नहीं डर रहे हैं। वो क्यों डरेंगे? जो चोर थे, जो अब तक गड़बड़ करते रहे थे, गड़बड़ झाले करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, अब उनके यहाँ ईडी गई है तो वो डर रहे हैं, क्योंकि अब तक उनकी सल्तनत रही, अब तक कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। अब निष्पक्ष जांच होने लगी है, निष्पक्ष जांच से वो घबरा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई चुनाव आयोग को कहता है, कोई ईवीएम को कह रहा है, पर जनता की बातें कोई नहीं कह रहा है। जनता का प्यार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता की बातें सर इसलिए नहीं कोई कर रहा है क्योंकि अभी लोग देख रहे हैं, लोग डरे भी हैं। बिहार में क्या कुछ हुआ आज सुबह भी देखा, इसलिए सर सवाल उठ रहा है। आलोक जी, मैं बताऊं, 2014 के बाद से महाराष्ट्र में आप जिन एक मिनट आसिफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा मैं सुन लूं पहले, अवनीश जी को सुनूंगा पहले, एक एक करके आ रहा हूँ। कांग्रेस और मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आसिफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले अवनीश जी को मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। आ रहा हूँ, एक एक करके आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जो देख रहे हैं डिबेट ना, वो भी सुनेंगे, वो भी ट्यून करके बैठेंगे। हाँ, आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मसले में जिक्र है और डिबेट भी उसी पे है। कांग्रेस यहां से साफ हो चुकी है, तो कांग्रेस की तड़फड़ाहट और घबराहट वो ये वाजिब है। वो घबरा रहे हैं, वो तमाम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस साफ हो गई तो आप बलात्कारियों को छोड़ दोगे, सीबीआई का बहाना लेकर बचना चाहते हैं। जनता से अगर कांग्रेस कमजोर पड़ गई है तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाएगी। इस बात का जवाब दो ना। आप अपने कारनामों से कमजोर हुए हैं, आपके कारनामों से कमजोर हुए हैं, परिवारवाद से कमजोर हुए हैं, आपके भ्रष्टाचार को, आपके गड़बड़ झालों को जनता जान गई है। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो अब ईडी उनके घर नहीं जा रही है, आप शोर मचाते रहे और जनता की बात नहीं सुन पाए। परिवार के पास कर्नाटका की सरकार गिरा दी, दूर कर दिया, उसके बाद ईडी ने जनता ने आपको नकार दिया है। अब जब ईडी मध्य प्रदेश जाने लगी, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कार्रवाइयां होने लगी हैं, जब बेईमानों को घेराबंदी होने लगी है, जब भ्रष्टाचारियों की नाकेबंदी होने लगी है, तब वो तमाम छुटपटाट हुई है, तब घबराहट हुई है। ये घबराहट तभी हुई है ना, आपको दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आप ये परेशान है। अब उत्तर प्रदेश की तरह पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आप 2024 का इंतजार करिए। कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई नियत है। आप बलात्कारियों का साथ दोगे, उनको बाहर कर दिया है। तो आप बलात्कारियों को बहाना चाहे जो बनाओ, आप बलात्कारियों को छोड़ोगे। ईडी, आप बताओ बलात्कारियों को क्यों छोड़ा? तमाम तरह की बातें करो, कभी ईवीएम करो, और इस तरह की बातें कर आप अपनी खिंचाहट मिटा रहे हैं। आपका नेतृत्व सक्षम नहीं रहा, आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता आपसे भाग रहे हैं। जनता आपको भगा चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है। चलिए, जनता किसको नकार रही है? रुकिए, जनता जनार्दन होती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है, और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का भी मादा रखती है। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं बात जनहित की कर रहा हूं, जन समर्थन को लेकर के कर रहा हूं। राजनीतिक मुद्दा न बनाइए किसी मुद्दे को लेकर के। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के मायावती, शांत हो जाइए। अपनी त्यागी जी और आसिफ रिजवी जी, जरा और भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी अपने दर्शकों का तारुफ कराऊंगा, कुछ सवालों और जवाबों को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार फिर से आ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, राजकुमार भाटी जी के पास। राजकुमार भाटी जी, कुल मिलाकर आज हम जिस मुद्दे को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मायावती ने जो ट्वीट किया है, तो मुस्लिमों से नहीं मिलते अखिलेश,
और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, संदेशा ये जा रहा है। इस सवाल का मुझे कट टू कट जवाब चाहिए। देखिए, ये तो किसी को भी हंसी आएगी इस बात को सुनकर कि अखिलेश यादव मुस्लिमों से नहीं मिलते। ये इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश देश के हर नागरिक से मिलते हैं, बिना जाति बिना धर्म दे। जी, समाजवादी पार्टी का कितना जनाधार है ये आप लिखते हैं, आपको जानकारी होगी कि क्या पोजीशन बहुजन समाज पार्टी की रही है और क्या पोजीशन समाजवादी पार्टी की रही है। जहां तक हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बिल्किस बानो के मामले पर ना कांग्रेस बोली, ना सपा बोली, ना बसपा बोली, समाजवादी पार्टी तो लगातार बोली है, सोशल मीडिया पर भी बोली है, मुख्य मीडिया पर भी बोली है। ये कैसे कह सकते हैं आप चेक करें, समाजवादी पार्टी लगातार बोली है। अखिलेश यादव जी का एक बयान दिखाओ आप। अरे भैया, आप अभी फोन उठाओ, पूरा ट्विटर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सबके बीच में मत दिखाओ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए था ना, मेंबर ऑफ। ये तो आलोक जी इस तरह कैसे डिबेट होगी? ये तो आलोक जी कैसे डिबेट होगी भैया? आप, मैं कांग्रेस के साथ ही, आप का काम सरकार को बेनकाब करना है, सरकार की कमियां गिनवाना। आप विपक्ष में हो, अब विपक्ष के लोगों से लड़ोगे क्या? आप भी मायावती हो रहे हो क्या? नहीं, सरकार की कमियां गिनाना हमारा कार्य है, सरकार की कमियां हम गिराएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरकार के बीच में कमियों पे आप चुप रहे, हम आपको ना बोलें। जी, ये आलोक जी, चलिए ठीक है, ठीक है। राजकुमार भाटी जी, आपने अपनी बात रखी, और आसिफ जी आपने भी बात रखी। मैं एक बार फिर विद्या जी के पास आ रहा हूं। विद्या जी, देखिए, तमाम सारे सवालों के जवाब भी दे दिए मैंने राजकुमार भाटी जी से, इसीलिए ट्वीट को लेकर के सवाल किया। जी जी, सबसे बड़ी बात है कि भी जैसे कि भाटी साहब ने कहा कि बहन जी के पास कोई काम नहीं है, और पार्टी को लेकर के इस तरह के वो बयान कभी कभी दे दिया करती, कभी भाजपा को कभी सपा को लेके। तो मैं बता दूं कि जीत हार एक वक्त की बात होती है, और पार्टी पूरी तरह से 24 की तैयारी में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव वहां पे जा रहे मिलने। इससे पहले चुनाव भी हुए लोकसभा के, हम ये नहीं कह रहे कि मायावती जी गई कि नहीं गई, लेकिन सवाल ये है कि जब वहां पे चुनाव, लोकसभा उपचुनाव हो रहा था, तब तो अखिलेश जी नहीं गए, तमाम सवालों के जवाब हुए। आज जब उनके संगठन का काम, आखिर ऐसा क्या कि बाहुबली से मिलने के लिए वहां पे चले गए? अच्छा, और ऐसा क्या है कि आखिर आपने कहा कि वो बहुत सारा काम कर रही हैं, काम क्या खाली सारा का सारा अखिलेश यादव पर ही फोकस है? आए दिन मैं देखता हूं कि सारा का सारा जो फोकस रहता है अखिलेश यादव को लेकर के, कभी वो चुनाव से पहले अखिलेश को अभी वो मुझे क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो मुझे क्या राष्ट्रपति बनाएंगे। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि सवाल आपको जनता के भी जाके दिखाना पड़ता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, ट्वीट करके नहीं खाली कि अखिलेश तुम बच्चा हो। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से भी एक सवाल बहुत वाजिब करना चाहती हूं कि आपकी सरकार राजस्थान में है, वहां पे इंद्र मेघवाल लड़का जो मारा गया है जाति व्यवस्था के कारण, जाति जहर के कारण, तो उसमें आपके मुख्यमंत्री ने कितने सवाल खड़े करे? यहां पे बीजेपी से सवाल हम कर रहे हैं एज ए बसपा के नेता होने के नाते, ये पार्टी के आधार पर भी, या सामाजिक आधार पर भी, कि आपने बिल्किस बानो को सवाल किया। भाजपा से भी सवाल है कि बिल्किस बानो के जो अपराधी, जो बलात्कारी निकाले गए, आखिर उनको मिठाई क्यों खिलाई जा रही है? हम सवाल कर रहे हैं, बहन जी सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं पार्टी के होने के नाते कि दोनों लोगों के। आपने कहा अखिलेश पे, क्योंकि वो सामाजिक सवाल था कि आखिर अखिलेश वहां पे क्यों जा रहे हैं मिलने के लिए? आखिर मुस्लिम नेताओं की हमदर्दी बताने की कोशिश पार्टी करती है, तो वहां पे क्यों जा रही है? सारी हमदर्दी भी आप लोग दिखा रहे हो, लेकिन बस ट्विटर के जरिए सारी चीजें खेली जा रही हैं। वक्त आने पे हम जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे, वक्त आने पे जमीन पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ट्विटर पर यह मुद्दा उठाया, हमने ट्विटर पर उठाया, हमने इसको फॉलो करा, हमने इसमें सवाल उठाया। सवाल ये नहीं है। मैं एक बार अब आ रहा हूं जरा डीआर साहू जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डीआर साहू जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। और आप राजनीतिक दलों की देखिए बात सुन रहे थे, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से। कुल मिलाकर के मायावती वर्सेस अखिलेश और यादवों से मिलते हैं अखिलेश, और जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, एक संदेशा देने की कोशिश की। संदेशा कहीं ना कहीं ये जा रहा है जिस तरीके से मायावती के ट्वीट का, मैं जरा इसके राजनीतिक मायने और कितनी इसकी दूरदर्शिता है आपसे समझने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। एक तो 2024 की बिगुल बज गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे पार्टी, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा कि भी राष्ट्रीय स्तर पे हम सबको इकट्ठा करेंगे। तो बहुत सारे बातें ये भी चल रहा है, और उसके साथ साथ यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्विटर के माध्यम से बहन जी की इस तरह की स्टेटमेंट और सवाल खड़ा करना और सवाल खड़ा करने का समय
वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सवाल तो हर समय राजनीतिक दल जो पक्ष में होता है, जो विपक्ष में रहते हैं, वो खड़ा करना उनका धर्म है, उनका काम तो करना ही है करना। लेकिन बात तो ये है कि जहाँ एक तरफ एक सारे अपोजिशन की एकता की बात हो रही है, उसी समय एक सडनली इस तरह की ट्वीट आना और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो भी व्यक्तिगत रूप में उनको मिलने गए जो भी है, उसको एक सवाल उठाना, उस सवाल का जो समय है वो महत्वपूर्ण है। उस सवाल में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता में है और एक राजनीतिक दल के रूप में एक अपनी वर्चस्व बनाए रखे हैं पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उस 2024 की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मायावती जी का इस तरह की सवाल बहुत सारे इशारे, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सारे जो एक कहते हैं कि स्पेकुलेशंस को जन्म देता है। और कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि जहां अपोजिशन की यूनिटी की बात आ रही है, उसी समय इस तरह की ट्वीट करना, ये सवाल उठाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सवाल तो उठना चाहिए, हर राजनीतिक दल अपना सवाल उठाना चाहिए और सबको बताना चाहिए, क्योंकि हर कोई समाज के लिए काम कर रहा है, सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, समुदाय के हित के लिए काम कर रहे हैं, मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये आती है, एक बहुत बड़ा संकेत है जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल जो अभी मचा है इस मुद्दे की वजह से, इसकी कारण कहीं और है। उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक अटैक है और एक यूनिटी जो एकता की, अपोजिशन यूनिटी की जो एकता की तरफ एक इशारा की तरफ जा रहे हैं, उसमें इस तरह की सवाल की आधार पे लोगों की विचारों में एक सनसनी पैदा किया। और ये कहीं ना कहीं एक लार्जर स्क्रिप्ट हो सकता है, एक बेहतर स्क्रिप्ट हो सकता है और उसको कहीं ना कहीं से ये संचालित किया जा रहा है। लोग कह सकते हैं कि ये उद्देश्यपूर्ण है, डेलिबरेट है। कोई कह सकता है कि नहीं, मायावती जी अब अपनी चुनाव की प्रक्रिया में तेज़ आने लगे। कहीं कह सकते हैं कि भाई मायावती जी अपनी बसपा की मजबूती लाने के लिए अपनी जो वोट बैंक है, उन सारे वोट बैंक्स को अपना पास दोबारा लेके आने की बात है। किया था कि अपने वोट बैंक को मजबूत और मुस्लिमों के साथ खास हितैषी जो उन्होंने दिखाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के, इसकी भी दूरदर्शिता क्या है, इस सवाल के जवाब की मैं पूछूंगा। मैं एक बार अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, मैं एक बार फिर देखिए आ रहा हूं। मैं मुस्कुराहट को लेकर के मेरा सवाल था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, लेकिन मैं इसलिए मेरा सवाल आपसे इसलिए था और मैंने मुस्कुराहट से इसलिए कनेक्ट किया था क्योंकि जब ये डिबेट चल रही है तो आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा। देखिए, बीजेपी जो है वो काम कर रही है संगठन को मजबूत करने के लिए। कल ही किस तरीके से संगठन को लेकर के, इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बड़ी बैठक हुई है और आप मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। विपक्ष देखो आपस में कैसे मुद्दों को लेकर के ट्वीट खेल रहा है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, किस तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं? नहीं आलोक जी, हम ऐसा नहीं सोच रहे। हम अब काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, संगठन के स्तर पे काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष एक है, आप आलोक जी ध्यान करिए 2019 में 2019 में सपा बसपा भी एक मिल चुके थे, कांग्रेस उनको पीछे से मदद कर रही थी, तब भी हम आगे थे। हम जनता के भरोसे हैं, जनता के बीच हैं, अपनी योजनाओं के भरोसे हैं, अपनी नीति के भरोसे हैं, अपनी नीयत के भरोसे हैं। हमारी जब ठीक रहेगी, हमारा नेतृत्व काम करेगा, हमारा कार्यकर्ता काम करेगा, तो निश्चित रूप से जनता का प्यार मिलेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम वो विपक्ष के बिखरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के बीच हैं और जनता के बीच मजबूती से हैं। ये विपक्ष तमाम प्रयोग करके यूपी में देख चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा नेतृत्व यशस्वी है, हमारा कार्यकर्ता कर्मठ है, हमारी योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं, इसलिए जनता हमें लगातार प्यार दे रही है और लगातार उनका प्यार बना रहेगा। जी, तो इस जनता के प्यार का आरिफ रिजवी से फिर बहुत जल्दी बानगी भी देखी जा सकती है क्या? अपनी बात रखना चाह रहे हैं आप कुछ? जी, कर्नाटका में जनता ने इनको प्यार दिखाया, मध्य प्रदेश में जनता ने इनको प्यार दिखाया, महाराष्ट्र में जनता ने इनको प्यार दिखाया। इन्हीं ने सीबीआई ईडी भेज के जिन विधायकों के घर में दबिश कराई, उनसे सरकार गिरवाई और बाद में उन्हीं विधायकों को मंत्री बनाया। अब ना ईडी उन्हें पूछ रही है, ना सीबीआई उन्हें पूछ रही है। जब तक वो विपक्ष के विधायक थे तब तक ईडी और सीबीआई उनके पीछे थी, और जब इन्होंने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिरा के सीबीआई और ईडी के दम पे सरकार बना ली और उनको मंत्री बना दिया, तो ईडी और सीबीआई उनको भूल गए। तो ये कितना लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, इसकी तो ये बातें नहीं करना चाहिए। मैंने इनसे कहा कि बिल्किस बानो को, चलिए अब जवाब जल्दी से सुनिए। बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। उनकी समस्या जो है, उनकी जो मनस्थिति है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं।
जिस तरह से कांग्रेस को भारत प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने नकार दिया है, तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। वो ईडी और सीबीआई की आड़ लेना चाह रहे हैं। आप बताएं ना कि आपको कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं तो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी आपकी, आपको कैंडिडेट पूरे नहीं मिल पाए। कर्नाटक में सरकार बनी थी आपकी, में आप लगातार हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार मिली थी, आप लगातार हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में हारे थे, नहीं हारे थे, करता भी नहीं है, चुनी हुई सरकार की राजनीति भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश में हारे थे ना, बात कर रहे हैं, कर्नाटक में हारे थे ना, यूपी की बात कर रहे हैं। हम जीत रहे हैं, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो ना, कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, यही रावण का अहंकार है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। आप बताइए ना उत्तर प्रदेश में कैसे है? आप जिसको गढ़ मानते थे रायबरेली और समर्थन किया, वहां से आप गायब हो चुके हैं। अब आप ईडी और सीबीआई की बातें कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप जब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस रहे हैं, अगर हम जब चुनाव हारेंगे तो बलात्कारियों को साथ दोगे, आप किसानों की हत्या करा दोगे, आप अपराधी को टेढ़ी को मंत्री बना दोगे, बटोरना चाह रहे हैं, तो आप अपराधियों को मंत्री बनाओगे। आपके कारनामों को जान गई है जनता ने आपको इसलिए बहुमत दिया, भ्रष्टाचार ने इसलिए बहुमत दिया कि आप बलात्कारियों को छोड़ो, आपके अपराधों को, सामूहिक बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को छोड़ने का काम कोई चाल नहीं चलने वाली है। आप इस तरह के दुनिया में इससे देश की मैं चाह रहा था कि कोई सार्थक बहस हो, एक स्वस्थ बहस हो, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि इस तरीके के सवाल जवाब हो जो लगातार सीबीआई और ईडी पर चर्चा ना हो। बात मायावती के ट्विटर को लेकर के हो। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं एक बार आसिफ जी आपके पास आऊंगा, अवनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुद्दा मेरा सीबीआई और का मुद्दा नहीं है मेरा, सीधी सी बात है। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास, ठीक है, मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, कुल मिलाकर के लगातार सवाल ये कि अगर अपने एक विधायक से मिलने कोई भी जाता है, इससे पहले भी ऐसे तमाम सारे ऐसे मामले सामने आए जब लोग अपने विधायकों से जेल में मिलने गए, सांसदों तक से लोग मिलने गए, तब तो किसी ने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया, ना किसी ने ऐसी आपत्ति की। और राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी बीच में आवाज चली गई थी, मैं जी अपनी बात रखिए। एक तो मेरा निवेदन, हाँ, एक तो मेरा निवेदन ये होगा कि पहले आपने मुझसे सवाल किया और बीच में कोई साथी बोलने लगे, फिर आप मुझे छोड़ के आगे। अच्छा चलिए, अब मैं गुजारिश करता हूं अन्य मेहमानों से कि राजकुमार भाटी जी अपना, अब मैं जिससे सवाल करूं नाम लेकर के वही जवाब दे भाई, ये हमारी एक गुजारिश है। ठीक है, चलिए ओवर टू राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी अब अपनी बात रखेंगे, आपका समय शुरू होता है अब जी। हाँ, एक तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगातार जो बहुत घमंड भरी बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारी नीतियां, हमारे नेता, हमारे कार्यक्रम। देखिए, भारत में, दिल्ली में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। और 2019 के बाद 2019 तक वो एनडीए मजबूत हो रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। नई नई पार्टियां जुड़ रही थी, छोटे छोटे दल जुड़ रहे थे, लेकिन 2019 के बाद आप ईमानदारी से आकलन करें, एनडीए लगातार कमजोर हो रहा। जो एनडीए के बड़े बड़े जो साझीदार थे, जिसमें आपका अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, लगातार पार्टियां इन्हें छोड़ रही हैं। अब ये अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कोई बड़ा सहयोगी नहीं है। ये तो इनके सांगठनिक उपलब्धि है। ठीक है। दूसरे, जहां तक नीति और न्याय की बात है, ये केस ही, बिल्किस बानो का केस ही अपने आप में एक उदाहरण है कि 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नैतिकता की, जब नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी समय उन्हीं की सरकार तो ऐसे 11 लोगों को छोड़ रही थी जिन्होंने 14 लोगों की सामूहिक हत्या की और कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। राजकुमार भाटी जी, हम सोच रहे हैं मुद्दे पे फोकस करें जो आज हमारी डिबेट का टॉपिक है। सीधी सी बात है कि मुस्लिम नेताओं से जेल में मिलने नहीं गए, सवाल चर्चा का विषय ये है। जघन्य कांड में कोई सरकार रिहा कर सकती है क्या? ये ऐसे तमाम मुद्दे, इन मुद्दों पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का पहले जवाब दे दीजिए राजकुमार भाटी जी। एक सवाल का आप जवाब दीजिए मेरे, जिस पर आज हम पूछ रहे हैं, जिसपे हमने आज अपनी डिबेट रखी है और एक बड़ा हेल्दी पैनल बुलाया है। कई मुस्लिम नेताओं से मिलने नहीं गए इसलिए जेल में, इसलिए सवाल उठे हैं। शहजुल इस्लाम जैसे मामले, तमाम सारे ऐसे नाम हैं जिनसे मिलने नहीं जाए। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? दूसरे स्टेट में जाकर विधायकों को रुकाया गया जी, और आम चर्चा है, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है कि 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए जी। चलिए, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। चलिए जल्दी से मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया तो जल्दी से अब शांत हो जाइए। अब जल्दी से, क्योंकि सरकार से आपने सवाल किया है, इसलिए मैं अवनीश जी को मौका दे रहा हूँ। ठीक है, अवनीश जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। इन तमाम सारे सवालों के मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं। चलिए, अब जो सवाल उठाया उसी का जवाब दीजिए कम से कम जी। आवाज में मुझे लगता है दिक्कत आ रही, मेरा सवाल आप तक पहुंचा नहीं राजकुमार भाटी जी। हाँ, अवनीश जी को सुनेंगे। कि भाटी जी
भाटी जी के पास भाटी जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, भाटी जी मुद्दों पे नहीं रह रहे हैं। डिबेट की बात क्या थी, ये उधर ले जा रहे हैं। चलिए आप अपनी बात रखिए, ठीक है। कि इस तरह से इधर उधर की बातें कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना वोट बैंक नहीं बचा, इनका जनाधार घट चुका है। इनकी 5 सीटें थी, 3 रह गई हैं, दोनों उपचुनाव भी हार गए हैं। जनता के बीच इनके नेता जाना नहीं चाहते हैं, जनता से इनका जुड़ाव नहीं रह गया है। इनका अपना वोट बैंक जिसको मानते थे, एम वाई जो इनका फैक्टर था, वो बिखर गया है। तो इस तरह से इनको बेचैनी हो रही है, तो इसलिए मुद्दों से भटक रहे हैं। ये कांग्रेस के साथी की तरह राजकुमार भाटी जी भी, जो बात होनी चाहिए थी, जो सवाल उनसे पूछा जाना था, उसके बाद इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये बातें इनकी मनस्थिति को बता रहा है, इनकी मानसिक स्थिति को बता रहा है। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं? दोहरा रहा हूं, आपको जनता ने इलेक्शन जितवाया है कि आप जनता की सेवा करें? नहीं, जनता ने इलेक्शन जिताया है, जनता के बीच काम कर रहा है, जनता के बीच रहे हैं, जनता का भरोसा जीता है। इसलिए लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा है। जनादेश हमारे पास है, 14 में था, 19 में है, इसलिए नहीं गिराया है। 24 में भी रहेगा, 24 में भी रहेगा। क्या आपके डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे इसमें परेशान है? आप मुद्दे पे बात करते ना, आप क्यों एक वोट बैंक, आप जब बिखरने से आपकी जब जमीन खिसक रही है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये जाके अपने राज्यमंत्री को समझाइए ना, जो इस्तीफा दे रहे हैं। जो डिबेट थी, आप उधर से भटक रहे हैं, आप इधर उधर की बातें ना करिए। कांग्रेस के मन को समझाइए, अपनी नीतियों को देखिए, अपने जनता को ना धोखा दीजिए, जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए। जनता हमारे साथ है, जनता का भरोसा जीत रहा है, हमारा नेतृत्व है, जनता के बीच हमारा काम कर रहा है। ये अहंकार है और कौन क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर के। मैं अपने मुद्दे पर वापस आऊं, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम सवाल उठाया था, इसलिए मैं चाहूंगा आसिफ जी को भी इस सवाल का जवाब मिले और अवनीश जी भी सुने। मैं इस सवाल का जवाब डीआर साहू जी से लूंगा। डीआर साहू जी, डिबेट थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, घूम फिर के आ गई कि आपने देखिए कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने सवाल उठा दिया, आपको जनता जिताएगी, इतना आपको आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास जो अवनीश जी बोल रहे थे, ये क्या काम का आत्मविश्वास बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? जरा जल्दी से मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में उनका जो मुख्य बात है कि उनको कहते हैं कि कैसे भी हो सत्ता कैसे पाना है, सत्ता हासिल करना है। तो सत्ता हासिल करने के लिए वो एक नंबर के अभी आज की तारीख में चैंपियन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात ये नहीं है, सत्ता तो मिल रहा है, जनादेश तुमको मिल ही रहा है, लेकिन बात ये कि गवर्नेंस की बात है, सुशासन की बात है। तो उस सुशासन के संदर्भ में इस तरह की घटनाएं जब होती है, सवाल तो उठेंगे। तो सवाल के उठने के साथ साथ हम ये नहीं कहें कि हम संगठन मजबूत कर रहे हैं या हम संगठन का काम कर रहे हैं, हम अपना जनादेश की तरफ चल रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि एक सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए और सभी चीज़ों के ऊपर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी भी बनती है, उत्तरदायित्व भी रहता है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि एक राजनीतिक दल, अब ये कहते हैं हम लोग कि चुनाव एक बहुत बेहतर तरीके से इलेक्शन प्रोसेस जो है एक डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को परिपक्वता देता है, बात सही है। लेकिन बात यह है कि जब तरह तरह की असंतोष, तरह तरह की वंचित होने का महसूस होता है और तरह तरह की विचार उठते हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होते हैं, उस प्रतिक्रियाओं के बारे में भी एक बेहतर मैनेजमेंट का जो रिस्पांस है, वो एक राजनीतिक दल जो सरकार में है, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि सही किसी ने प्रवक्ता ने बताया कि ये एक एनडीए की सरकार है। तो उस एनडीए की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इन सभी मुद्दों पे भी एक अपनी बात रखे और इसको नज़रअंदाज ना करके उसको उसकी जवाबदेही बने। तो ये एक जनता और नागरिक इसी से उम्मीद करते हैं, जो भी सत्ता में रहे, और जो विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि आपका काम है कि सारे मुद्दों को उठाओ और सारे मुद्दों को उठा के आप सरकार को घेरो। विपक्ष अपने समय समय पर मुद्दे उठाता रहता है। मैं विद्या जी के पास आ रहा हूं, विपक्ष ने मुद्दा उठाया देखिए, लेकिन विपक्ष ने विपक्ष से ही सवाल उठाया। सवाल ये भी एक बहुत बड़ा है और उसका अपना भी कहीं ना कहीं एक हित छुपा हुआ है। जब हम हित की बात करते हैं, वो है मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम हितैषी। क्यों विद्या जी? आलोक जी, मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगी और कांग्रेस और बीजेपी की भी बातों का मुझे जवाब देना, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। अब मैं चाहूंगी मुझे समय दिया जाए। सबसे पहला सवाल कि बहन जी ने सवाल किया कि आखिर अखिलेश जी मिलने के, मैंने बताया कि मुस्लिम्स
को लेकर के समाजवादी बहुत ही देसी बनने की कोशिश करती, तो वाजिब है कि वो सवाल करेंगी कि आखिर वहां पे मिलने क्यों गए। तमाम ऐसे मुस्लिम विधायक और नेता जेल में रहे, तब तो उनका अपनापन नहीं दिखा अखिलेश जी का, तो ये सवाल। दूसरा नंबर का, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के ऊपर बता रही कि आप बिल्किस बानो पे, मेरा कांग्रेस से बार बार सवाल है कि राजस्थान में आपकी सरकार है, आखिर वहां पे इंद्र मेघवाल लड़के को जाति हिंसा के कारण मारा गया और पूरे देश के अंदर रोज कैंडल मार्च, रोज नए नए संगठन आकर के उस पर तमाम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के कान में जू भी नहीं रहे। सुनेंगे आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। भाई आवाज मत किसी की दबाइए। सुनिए आसिफ जी, समय शांत कराने में सारा निकल जाता है। मैं आऊंगा, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं जी। मैं राजस्थान सरकार से सवाल, कांग्रेस से सवाल करना चाहती हूँ कि आप बहुत दलित हितैषी बनने की बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी थी हूँ, प्राथमिकता के आधार पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस 9 साल के बच्चे के मृत्यु के बाद भी आज न्याय नहीं मिल रहा और ना ही उसकी एफआईआर पहले समय पर दर्ज करी गई, बाद में भले ही दर्ज करी गई, उसके बावजूद कन्हैयालाल की हत्या होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार आप उसे 50 लाख रुपए देते और एक स्कूल में बच्चा मारा गया, उसके लिए न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मैं अवनीश त्यागी जी आपसे सवाल करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जाति हिंसा का सवाल जा रहा है। तो आपसे सवाल है, क्योंकि आपने, दूसरी बात है, एक मिनट मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए कि आपकी यही सभ्यता है, अच्छी बात है, आपकी यही सभ्यता कि आपकी बातें मैं सुनूं, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आसिफ जी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुनिएगा, ठीक है, चलिए मैं आपके पास ही आऊंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। चलिए ठीक है, मेरा वादा। बिल्किस बानो के बात पे अगर बात करें कि उन्होंने कहा हमें जनता जिता रही है, तो क्या वो जनता नहीं थी जो गुजरात में कांड हुआ जिसमें बिल्किस बानो कह रही है कि बलात्कार होने के बाद, हत्या होने के बावजूद मिठाई खवाई जा रही है वहां से निकले हुए अपराधियों को? ये कहां का सवाल है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल है। रही बात बहुजन समाज पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलती है। जब कोई अपनापन अलग से दिखाया जाएगा किसी जाति विशेष की तरफ, तो हम लोग सवाल करेंगे और सवाल करते रहेंगे। चलिए अब जल्दी से इस पर अपने जवाब दे दीजिए आसिफ रिजवी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, इन्हीं ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई, 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है। कितने दिन बाद हुई है? सवाल इस बात का है, कितने दिन बाद हुई है? जब बच्चा मर गया तब आपने गिरफ्तारी करी, कितने दिन बाद हुई है? 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर 50 लाख, तो उसको क्यों नहीं? 6 घंटे के अंदर क्यों? फास्ट ट्रैक कोर्ट में दलित लीजिए। आप कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम पूरे देश को उत्तर प्रदेश में तो आप कुछ बोली नहीं, बीजेपी के साथ खड़ी थी आप। राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में जब दलित महिला से बलात्कार हुआ तो बहन जी घर में बैठी थी, बाहर नहीं निकली थी। बिल्कुल, तब भी निकले थे। आपसे सवाल है, हमारी सरकार है वहां ये हुआ, 6 घंटे के अंदर सरकार, बहुजन समाज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई, मुआवजा मिला, घर के लोगों को नौकरी मिली, और उसके बाद भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना हो गई। हमें कहना चाह रहे हैं, तो हम भाग नहीं रहे, राजस्थान के सवाल हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं घटना हुई, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई, चलिए क्या गिरफ्तारी में, लेकिन ऐसे मामलों की क्यों पुनरावृत्ति होती है, ये सवाल भी बनता है। चलिए अवनीश जी, इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से सवाल है। जी अवनीश जी, दलितों के हितों को लेकर के लगातार सरकारें किस तरीके से बात करती है, लेकिन असल स्थिति आज तक दलितों को लेकर के जान पाई कि योजनाएं तो बनी, क्या उन योजनाओं का उन तक लाभ मिल पाता है? अवनीश जी जरा मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा जरा इस पर। देखिए आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास, इस नीति पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूं कि एनडीए सरकार भी किसी पक्ष को भी, किसी वर्ग को उपेक्षित नहीं कर रही है। ये एक बार नहीं, बार बार इस तरह के सबूत मिले हैं। मैं कहूं कोरोना काल में जिस तरह से हर गरीब के घर राशन पहुंचाया, हर गरीब को सुविधा पहुंचाई। मैं उत्तर प्रदेश की बात को फिर लेके कहूं, जैसे बिजली है, हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की सरकार थी जो 5 जिलों में बिजली पहुंचती थी या वीआईपी इलाकों में बिजली पहुंचती थी, वो नहीं है। अब सबके जा रही है, हर वर्ग को भरोसा दिया जा रहा है, हर वर्ग का भरोसा जीता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आलोक जी, इसीलिए जनता बार बार प्यार दे रही है, इसीलिए लगातार मैं खासतौर से यूपी का भी जिक्र करूंगा कि जीत का चौका लगाया है। जीत का चौका लगाना कोई आसान बात नहीं होती। योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बना के आई है, सबको न्याय दिया है, सबको सम्मान दिया है, इसीलिए 37 साल बाद कोई दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है। जो विपक्ष जो घर में बैठा रहा,
जो कोरोना काल में घर में बैठे रहे, जो ट्विटर पर खेलते रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कोरोना काल में भी गया, हर समस्या में भी गया। अगर कोई अपराधी या कोई गड़बड़ करने वाला है, चलिए मैंने यही सवाल इसीलिए पूछा था। चलिए अब आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल मैं राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं। सुनिए, अब ये सवाल रुक जाइए, आशीष जी आप अपने सवाल पूछिएगा, आपको मैं अभी बहुत मौका दूंगा। रुक जाइए अभी, अब मैं आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल राजकुमार भाटी जी, ये सवाल पूरे समूचे विपक्ष के लिए, सब सुने पूरा, देखिए राजकुमार भाटी जी भी सुने, विद्या जी भी सुने और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी भी सुने। आज जब बीजेपी संगठन को मजबूत कर रही है, देखिए गाजियाबाद में किस तरीके से मीटिंग का और उनका जो बूथ है उसको मजबूत करने के लिए कल ही किस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है, और ऐसे समय में विपक्ष के सामने बिहार का एक साफ उदाहरण है। क्या विपक्ष को अपनी एकता का परिचय नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं वो कदम उठाना चाहिए? जब अखिलेश यादव एक साथ आए, मायावती एक साथ एक मंच पर आए, प्रियंका गांधी आए, केसीआर आए, वहां पर चंद्रबाबू नायडू आए, ममता बनर्जी आए, वो वक्त नहीं है? कोई पहल नहीं कर सकता क्या? समूचा विपक्ष को एक आने की जरूरत है। राजकुमार भाटी जी, मैं इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, एक तो आलोक जी आपने जहां तक सवाल संगठन का किया, समाजवादी पार्टी का इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है 403 विधानसभा क्षेत्रों में, घर घर जाकर पार्टी के बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से 10 गुना ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में है। जहां तक आपने विपक्षी एकता की बात की कि जैसी परिस्थितियां होंगी, समय आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे तो कोई ना कोई मोर्चा जरूर अस्तित्व में आएगा, कोई ना कोई गठबंधन जरूर अस्तित्व में आएगा। समान विचारधारा के दलों के बीच में एक वैचारिक समझदारी बनेगी, एक साझेदारी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं कह रहा हूं राजकुमार भाई, सारे मतभेद दूर कीजिए और देखिए किस तरीके से मिलकर के शुरुआत आप ही करिए। भाई विपक्ष में सबसे बड़ा दल आप ही हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल सबसे पहले आप ही से किया। राजकुमार जी, नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं और ये होना चाहिए, लेकिन बहन जी जैसे लोग जब दूसरे के हाथों में खेलते रहेंगे, दूसरे की कठपुतली बने रहेंगे और लगातार विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास करते रहेंगे, हालांकि वो जनता के सामने सब चीजें हैं और पार्टियों के सामने भी हैं, ऐसे लोग खुद ही अलग थलग पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के बीच में एक समझदारी बनेगी और निश्चित तौर पर कोई बड़ा अभियान। देखिए आपने बहन जी की बात की, विद्या जी पूरा एक्टिव मोड में आ गई। चलिए विद्या जी, भाई शुरुआत कुछ हो सकती है आपकी तरफ से भी। देखिए राजकुमार जी ने तो उनकी बातें खिल गई मेरे इस सवाल से। हाँ। मैं भाटी साहब के सवाल का जवाब दे दूं। आलोक साहब आपने भी एक बात कही कि आखिर कोई एक तीसरा इस तरह का बनना चाहिए कि 24 के चुनाव को लेकर के, तो मैं 24 के चुनाव को लेकर कह दूं कि इसका मतलब है कि हमें एक नया गठबंधन या एक नया विकल्प देना चाहिए जनता को। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई भी दल कोई ऐसा गैर जरूरी कार्य करता है जो कि नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। बहन जी का जो कमेंट आया है कि आप समाजवादी काहे को दिखावा खाली मुस्लिम होने का करते हैं, जब वक्त आता तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते, तो ये सवाल करना चाहिए और करेंगे वो। लेकिन दूसरी बात आपने जो कहा कि एक विकल्प बनना चाहिए, उसके लिए एक समय पड़ा है और आगे जाकर के कमेंट करती रहेंगी बहन जी या कुछ पहल भी करेंगी? पहल भी करेंगे, जब समय आएगा तो पहल भी की जाएगी, लेकिन ये नहीं कि जनता की आवाज उठाने बंद कर दे। भाटी साहब, विद्या जी सरकार से भी सवाल करेंगी, कभी बहन जी सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ बहन जी ने बोला। कई ऐसे प्रकरण है जिसमें सरकार के खिलाफ बहन जी ने बोला है, बहुत सारे ऐसे ट्वीट। एक भी प्रकरण पिछले एक साल में आप एक बयान दिखा दें उनका सरकार के खिलाफ? बहुत सारे ऐसे ट्वीट है, आपको जाके देखना पड़ेगा। सीबीआई पे, ईडी पे, सब पे बहन जी ने बहुत सारे ट्वीट करे, आपको देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बोला है कि बीजेपी सरकार में सपा नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बीएसपी का मुझे ट्वीट बताइए, तभी तो उनको बी टीम यूं ही नहीं कहा जाता है। नहीं, बी टीम होने का देखो, आप लोकतंत्र है, आप सब लोग अपनी तरीके से बात रख सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी हमेशा से बीजेपी की बी टीम होने का जो दावा करती है, बार बार कहती है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, तो मैं समाजवादी पार्टी से कहती हूँ, यदि आप बी टीम नहीं थे तो आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई बड़े झंडे गाड़ के क्यों नहीं दिखाए? फेल तो आप भी हो गए ना। आप यदि हमें बी टीम कह रहे हो तो फेल तो आप भी हो गए, पास थोड़ी ना हो गए। वो विधायक जीते हैं आपके, ये आप सत्ता में तो नहीं है ना, सत्ता में नहीं है ना भाटी साहब। तौबा कर ली, उनकी सीटें लोकसभा चुनाव में कम हो गई गठबंधन करके। लेकिन चलिए मैं एक बार अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, कुल मिलाकर के अगर समूचा विपक्ष एक होता है तो फिर ये एक आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। आलोक जी हैं, आ रहा हूं जरा अवनीश जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं अभी आ रहा हूं सर आपके पास भी। जी अवनीश जी। आलोक जी, हाँ, देखिए ये जो विपक्षी एकता के तमाम प्रयोग हो चुके हैं,
खासतौर से उत्तर प्रदेश में। इनके सहयोगी जो गठबंधन है वो तिड़क जाते हैं, बिखर जाते हैं। भानुमति का कुनबा जुड़ता है और बिखर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा मजबूत है, बड़ा सक्रिय है और बड़ा सक्षम है, और जनता चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो हमें किसी विपक्ष की तरह एकता से डर नहीं है। हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें अपने नेतृत्व की नीतियों पे भरोसा है, नियत पे भरोसा है और जनता के प्यार पे भरोसा है। आसिफ साहब, काम किया तो डरना क्या, और यही डंके की चोट पर बोल रही है बीजेपी। काम बता दूं मैं इनका। महोबा में क्रश कारोबारी त्रिपाठी जी का हत्यारा मनीलाल पट्टीदार, जो वहां का कप्तान था, आज 2.5 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण की हत्या करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है, त्रिपाठी जी के हत्यारे को पकड़ने में ये इंटरेस्टेड नहीं है और फर्जी इनकाउंटर करने में ये बहुत इंटरेस्टेड है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि मनीलाल पट्टीदार कब गिरफ्तार होगा, ये बता दें। और वो एक आईपीएस था, एक आईपीएस जो कप्तान की पोजीशन में था, अपने पुलिस वालों से उगाही करा रहा था त्रिपाठी जी से, 6 लाख रुपए ले चुका था, उसके बाद 6 लाख और मांग रहा था, नहीं दिया तो उनकी हत्या कर दी, और हत्या से पहले उन्होंने वीडियो जारी किया कि मेरी हत्या कर देगा, मुझे बचा लो। उसके बाद भी सरकार ने नहीं बचाया, उसकी हत्या हो गई। आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, और आपके चैनल पे कम से कम 10 बार ये सवाल पूछ चुका हूं कि मनीलाल पट्टीदार कब गिरफ्तार होगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, चलिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है अवनीश जी। अब मैं चाहूंगा सिर्फ इस सवाल का अवनीश जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। भाई 10वीं बार सवाल पूछा, 11वीं बार मौका ना मिले आसिफ जी की ये टीस ना रहे, जल्दी से। देखिए आलोक जी, कोई अपराधी हो, कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, और भ्रष्टाचारी किसी परिवार की वोट ले रहा हो, किसी सत्ताधारी जो बरसों बरस सत्ताधारी बने बैठे हो उनके भ्रष्टाचारी हो, एक भी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शासन में बचेगा नहीं। थोड़ी देर आगे पीछे हो सकती है पर बचेगा कोई नहीं। मैं तो नाम बता रहा हूं ना कि जो भ्रष्टाचारी है वो कोई नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूं कोई नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। जो बड़े परिवारों की आड़ में बैठे हैं, जो बड़े परिवार के आड़ में बैठे हैं वो भी नहीं बचेंगे, सब पकड़े जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और ये भ्रष्टाचार को मुक्ति करने का, माफिया मुक्त करने का, अपराध मुक्त करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है और जो सरकार उस पर अमल कर रही है, यह ना चलने वाली फ्रॉड की बात कि भारतीय जनता पार्टी को जनता लगातार प्यार दे रही है। आसिफ जी, चलिए, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस का जो सरकार ने संदेशा दिया है उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। ये एक संदेशा जाना चाहिए, ये एक संदेशा जाना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर के मैं डीआर साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं जो मेरा जो आज मुद्दा था, जो मायावती ने ट्वीट किया किसको लेकर के लगातार, ठीक है आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। मैं डीआर साहू जी से, जब अब ऐसे समय में जब बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज हो रहा है, तो एक समूचे विपक्ष को एक मंच पर, एक फोरम पर आने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो मेरे को तो लगता है कि ये लोग माननीय मोदी जी की जो स्टेटमेंट है, उनके जो उनका जो बात है, उसमें थोड़ा अमल करना चाहिए। सबका साथ तो होगा तो सबका विकास होगा, ये बात अपोजिशन पार्टी के जितने लोग हैं वो सब मिल जाए, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। तो उसके आधार पे ये लोग भी अपनी विपक्षी भूमिका को निभा के भारतीय जनता पार्टी अच्छा, एक सवाल और जल्दी दिया साहू जी आपसे। जब हम विपक्षी भूमिका की बात करते हैं, विपक्षी एकता को लेकर के बात करते हैं, तो अब लीड कौन करेगा, एक नेतृत्व कौन करेगा, संभालेगा? पहले ममता बनर्जी था कि ममता बनर्जी हाँ लीड करें, लेकिन वो हित किस तरीके से बात करें तो तमाम सारे मामलों में घिरती चली आ रही, चाहे वो मनरेगा को लेकर के हो या अन्य फिर मामलों को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक विपक्ष के रूप में सबको घेरने के लिए कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण बात करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की आज की तारीख में नेतृत्व की संकट है, जहां पे आज आपने देखा होगा कि वो राहुल गांधी अपनी इच्छा प्रकाश नहीं कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि एक नॉन गांधी को एक नेतृत्व में लाया जाए या अध्यक्ष के पद में लाया जाए। तो इसमें अभी समय बताएगा कि किस तरह से एक गैर
गांधी की परिवार के माध्यम से, गैर गांधी की नेतृत्व के आधार पे कांग्रेस और सारे जो अपोजिशन पार्टी है उसको मिलके भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए सरकार को एक 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये इसकी तैयारी चल रही है। तो लेकिन ये तैयारी चलने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दों पर एक सरकार को घेरने के लिए बहुत विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दों को उठाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता है और उस नेतृत्व की आवश्यकता में बहुत सारे ऐसी मुद्दे हैं। लेकिन रमाकांत जी मैं के पास आऊं, इससे पहले मैं डीआर साहू जी एक सवाल और कि विपक्ष के पास तमाम सारे मुद्दे हैं। ये सवाल अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं एज बीइंग जर्नलिस्ट कि अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो फिर लेकिन वो ईडी का डर सताने लगता है। फिर डीआर साहू जी, ईडी का डर समाते हैं, उसमें तो एक एविडेंस बेस्ड के आधार पे लोग कहते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सामने भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने देखा है किसान की फार्म लॉ को लेके विरोध हुआ और इस विरोध इतने बेहतर तरीके से हुआ जिसकी वजह से सरकार ने इसको वापस लिया। तो कहने की मतलब है कि एक विरोधाभास एक सामूहिक रूप में प्रस्तुत करने का और मुद्दों पर आधारित विरोधाभास को प्रकट करने के लिए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। चलिए एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में जल्दी से। आसिफ जी, जो डीआर साहू जी ने तमाम सारे सवालों का जिक्र किया, मैं एक फाइनल टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये ईडी लगाएं, सीबीआई लगाएं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम इनके हर बुरे फैसले के, हर गलत फैसले के खिलाफ बोलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है और उसने देश की आजादी के दिन बलात्कारियों को छोड़ा, इससे पूरे दुनिया में देश का नाम, देश की न्याय व्यवस्था का नाम बदनाम हुआ। हम उसका विरोध करेंगे। ये हमें जेल में भेजें, ये हमें फांसी चढ़ा दें, और फांसी और जेल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होकर आरएसएस के रूप में मुखबिरी करती थी अंग्रेजों की, तब भी हम जेल को और फांसी के फंदे को चूमते थे। तो हमें ये सीबीआई ईबीआई का डर नहीं है, हम इनका विरोध करेंगे। ये चाहे मनीलाल पट्टीदार जैसे अपराधियों को संरक्षण देके बचाते रहें, लेकिन देश की जनता की न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे अपने अंतिम समय तक। यानी कि अवनीश त्यागी जी, डर के आगे जीत है, पूरी तरीके से पंचलाइन अपनी बना ली है और कांग्रेस लगातार कहती बीजेपी में जो भी आता है वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। जरा जल्दी से फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा जी। मैं एक बार अवनीश जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा विद्या जी के पास आऊंगा। विद्या जी, विपक्षी दल लगातार ये सवाल आता है कि बीजेपी में जो भी आता है वॉशिंग मशीन में उसके पास सब कुछ, उसके ऊपर ना ईडी का छापा पड़ता है ना सीबीआई की छापी पड़ती है। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल ये लगातार हो रहा है कि जैसे ही कोई जनता का काम करने के लिए चलता है, कोई भी दल हो, मैं किसी एक विशेष का नाम नहीं, कोई भी जनहितों के लिए काम करने की कोशिश करता है, तो भाजपा के पास में बहुत बढ़िया एक हथियार है। ये जो जितने उसके ये ऐसे वो हैं जांच एजेंसियां हैं, वो सारी की सारी जांच एजेंसियां ऐसे कार्यकर्ता भाजपा का काम कर रही हैं। आपने देखा दिल्ली वाले मैटर में, आपने देखा तमाम ऐसे मैटर आए जिसमें लगातार ये अपनी जो जांच एजेंसियां उनको अलर्ट कर देते हैं और वो अलर्ट करके लगा दिए जाते हैं तो लोग जनता का काम ना कर सके। लेकिन चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे हम जैसे लोग हो, सामाजिक लोग हो, हम लोग काम करेंगे, जनहितों के लिए बोलते रहेंगे और जनहितों के लिए काम करते रहेंगे, चाहे जिस रूप में भी करें, लेकिन हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक संदेशा जाना चाहिए। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब मुझे 3-4 राउंड में मैंने पूछा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। डिबेट खत्म होने जा रही, मुझे वाइंड अप करना है बस कि मुस्लिम जो हैं वो आपसे थोड़ा सा दूर होते जा रहे, खास करके एक मुस्लिम वोट बैंक के नेताओं से, अन्य जो नेता हैं चाहे वो शहजुल इस्लाम, तमाम सारे नाम हैं, उनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव नहीं गए। इसको लेकर के सवाल उठा। मेरे इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए एक फाइनल कमेंट के रूप में। उत्तर प्रदेश में किसी आम आदमी के साथ, छोटे से छोटे आदमी के साथ, किसी के साथ भी कहीं कोई जाति होती है, समाजवादी पार्टी तुरंत उसकी मदद के लिए खड़ी होती है। कहीं अखिलेश यादव जी जाते हैं, कहीं दूसरे नेता जाते हैं, एक भी घटना आप ऐसी नहीं बता सकते जिसमें समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी ना हुई हो। सरकार के अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। सर, श्रावस्ती में एक बच्चा मारा गया स्कूल में, वहां पे समाजवादी पार्टी नहीं गई है, आपको बता दूं। और तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं जहां समाजवादी पार्टी दिखी नहीं है और बहुजन समाज पार्टी वहां खड़ी होती नजर आई है, उनके सांसद गए हैं वहां पर। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे कि जहां पे जाना चाहिए या फिर जाति और विशेष वर्ग को देख के शायद जाया जाता है। ये सवाल अगर बहन जी उठा रही है और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जैसे आलोक जी ने कहा विपक्षी एकता बनाने के लिए, विपक्षी एकता बनाने के लिए इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जनमानस की आवाज उठाना बंद कर देंगे। हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। यदि आप कोई इस तरह का कार्य करेंगे तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी।
और लेकिन काम के जरिए भी एक जनता के बीच संदेशा दे कि वो जनसेवक है, जनता की सच्ची हितैषी पार्टी है। अवनीश जी, मैं जल्दी से एक आपसे फाइनल कमेंट आज की डिबेट का 30 सेकेंड में एक संदेशा देना चाहिए, वो बीजेपी दे रही है, बीजेपी के जरिए जा रहा है। आलोक जी, हाँ आलोक जी, मैं एक बात बताऊं कि जिस तरह से विपक्ष के साथी, खासतौर से कांग्रेस वाले भाई, कि ये जो ईडी और सीबीआई की बातें कर रहे हैं, ये ईडी सीबीआई से डर क्यों रहे हैं? अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं की है, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, इन्होंने वर्षों सरकार पर देश को नहीं लूटा है, तो ये डर क्यों रहे हैं? आप ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अगर बलात्कारियों को छोड़ोगे पाक साफ है इसलिए घबरा रहे हैं। जिसको पाक साफ होता है, जिसका नेतृत्व सही होता है, उसको न डर होता है, न कोई जाता है, न वो जनता के बीच जाने से डरता है, न वो सीबीआई या ईडी से डरता है। आप क्यों? चलिए देखिए, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से टक्कर में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठना खड़ा हो गया इन राजनीतिक दलों में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ रिजवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश त्यागी जी आपका भी, राजकुमार भाटी जी आपका भी, टीआर साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विद्या गौतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के 2024 को लेकर के एक विपक्षी जो है एकजुटता साफ तौर पर नजर आनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है, देखने वाली बात यह है कि इसकी पहल कौन करेगा, शुरुआत कहां से होगी, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।